ठीक है, सो आइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। तो जैसा पहले मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था इन केस ऑफ द टाइमर सर्किट कि हमारे पास मोनो स्टेबल और अनस्टेबल टू टाइप्स ऑफ द टाइमर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक डिफरेंस था मोनो स्टेबल और अनस्टेबल में, कि मोनो स्टेबल में जो आपका एक स्टेट है वो स्टेबल स्टेट है, बट दूसरा स्टेट आपका क्या है, क्वासी स्टेबल स्टेट। क्वासी को हम लोग टेम्परेरी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेट आपके डिफरेंट थे, स्टेबल एंड क्वासी स्टेबल स्टेट। तो जब भी यू वांट टू स्विच फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू क्वासी स्टेबल स्टेट, यू नीड टू अप्लाई ए ट्रिगर पल्स। तो वहाँ आपको ट्रिगर पल्स लगाना पड़ता था। कब? जब भी आपको स्टेबल स्टेट से क्वासी स्टेबल स्टेट में स्विच करना हो। ठीक है, बट इन केस ऑफ अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं इन दोनों में, तो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दोनों ही जो स्टेट रहते हैं वो क्या है, आपके क्वासी स्टेबल स्टेट, मतलब दोनों ही आपके टेम्परेरी स्टेट है। अब टेम्परेरी स्टेट है मतलब मान के चलिए एक झूला टाइप में। ठीक है, एक बार आप पिंग किए उसको और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में क्या होते रहता है, ये स्विंग होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो कह सकते हैं दोनों स्टेट हैं, तो इसमें स्टेट चेंज करने के लिए आपको किसी भी टाइप के ट्रिगर पल्स की जरूरत नहीं, जो कि मोनो स्टेबल में था, क्योंकि आपका वहां एक स्टेबल स्टेट था। तो मोनो स्टेबल में आपको ट्रिगर पल्स चाहिए था, बट इन केस ऑफ अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपको क्या करना है, कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं अप्लाई करना है। सर्किट इटसेल्फ स्विचेस इन बिटवीन वन सैचुरेशन लेवल टू दी अनदर सैचुरेशन लेवल। तो एक जैसे ही दोनों प्री डिटरमाइंड टाइम आपके पास है, एक लेवल में आपका पॉजिटिव सैचुरेशन में है, कुछ टाइम बाद वो नेगेटिव सैचुरेशन में आ जाता है। फिर जैसे टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ फिर वो दूसरे स्टेट में चले जाता है। इस वजह से हम लोग इस सर्किट का यूज कहाँ करते हैं, वेवफॉर्म जनरेशन में। तो कभी वेवफॉर्म जनरेशन की बात आए, कोई बोले कि आपके पास मल्टी वाइब्रेटर है, अगर वेवफॉर्म जनरेशन के लिए आपको मल्टी वाइब्रेटर यूज करना है तो कौन सा मल्टी वाइब्रेटर यूज करेंगे, तो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज करेंगे। सिमिलरली जैसा अगर आपको टाइम डिले देना था तो हम लोग क्या यूज करते थे, मोनो स्टेबल। ठीक है, बट ऐसा फिक्स है क्या टाइम डिले के लिए हम लोग अनस्टेबल को यूज कर सकते हैं, तो ऐसा है, हम लोग अनस्टेबल को भी टाइम डिले पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जब भी आपको कभी ऑन ऑफ स्विच डिजाइन करना है। ठीक है, जहां पे आपका ऑन टाइम भी फिक्स है, ऑफ टाइम भी फिक्स है, देन ऑन दैट कंडीशन यू नीड टू यूज द अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्योंकि मोनो स्टेबल में आपको क्या मिलता है, सिंगल टाइम चार्जिंग है ना, तो सिंगल अगर आपको टाइम डिले देना है 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड्स का, तब आप सिंगल टाइम डिले के लिए यूज करिए मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बट अगर आपके पास डबल टाइम डिले है या आपके पास एक पल्सेस है टाइम डिले की, कि पर्टिकुलर टाइम तक ये ऑन रहना चाहिए, फिर पर्टिकुलर टाइम तक वो आपका ऑफ रहना चाहिए, देन ऑन दैट कंडीशन यू नीड टू यूज अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ओनली। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाइज मेरे को लगता है ये चीज आपको थोड़ी क्लियर होगी कि कहाँ पे कौन सा सर्किट यूज करना है। फिर से बताता हूँ, सिंगल डिले के लिए मोनो स्टेबल आपको यूज करना है, और अगर आपके डबल डिले हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिले हैं, सेम भी हो सकते हैं बट दोनों अलग अलग कंडीशन में आपको अप्लाई करना है, तब आप अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को चूज करेंगे। ठीक, तो जैसा आपको यहाँ पे सर्किट विजिबल है अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, तो अगर सर्किट वाइज जाएं हम लोग मोनो स्टेबल और अनस्टेबल में, तो जैसे मैं आपको बताया था कि इन केस ऑफ मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो आपका पिन नंबर 6, कौन सा पिन नंबर 6, ये जो आपका पिन नंबर 6 का ये टर्मिनल है, और पिन नंबर 7, इन केस ऑफ मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिस वाज शॉर्ट सर्किटेड, ये क्या था आपका, शॉर्ट सर्किटेड था। बट इन केस ऑफ अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यू नीड टू कनेक्ट one more resistance in between pin number 6 and 7 for getting the discharging time also। ठीक है, ये रजिस्टर किस वजह से है कि आपको डिस्चार्जिंग टाइम भी वहां पे प्रोड्यूस करना है। तो अगर डिस्चार्जिंग टाइम आपको चाहिए, देन ऑन दैट कंडीशन यू नीड टू कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस आरबी। अगर आरबी कनेक्ट नहीं होगा, जैसा मोनो स्टेबल के केस में था, डिस्चार्जिंग टाइम आपको क्या मिलेगा, डिस्चार्जिंग टाइम जीरो, जैसे चार्ज तो हो गया बट डिस्चार्ज जीरो टाइम में, फिर चार्ज तो हो गया, डिस्चार्ज एट जीरो टाइम। तो कुछ इस टाइप की पल्सेस आएंगी जैसा मोनो स्टेबल में था। बट यहाँ पे जैसे आपका चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम के लिए रेजिस्टेंस आरबी कनेक्टेड है, तो जब चार्जिंग के लिए आपको टाइम लग रहा है तो डिस्चार्जिंग के लिए भी टाइम लगेगा, फिर चार्जिंग के लिए टाइम, देन इट विल ऑल्सो यूज सम डिस्चार्जिंग टाइम। ठीक है, ये सर्किट है। तो सर्किट वाइज वन मोर एडिशनल रेजिस्टेंस आरबी इज यूज्ड इन बिटवीन पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 7। अगर ऑपरेशन में जाएं, दूसरा सर्किट में एक चीज और चेंज बताता हूं आपको, ये जो पिन नंबर 2 था इसको ट्रिगर पल्स अप्लाई करते थे, तो ये नॉट कनेक्टेड था। ठीक है, लेफ्ट ओपन था यहाँ पे ट्रिगर पल्स के लिए,
but in case of astable multivibrator that pin should be connected to pin number 6. तो पिन नंबर 6 के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मॉडिफिकेशन है इन द सर्किट डायग्राम ऑफ astable multivibrator। बाकी पूरा सर्किट सेम, ऑपरेशन भी लगभग 90% सेम है। क्या डिफरेंस आता है, तो सिर्फ इस ट्रिगर पल्स और आरबी की वजह से ही डिफरेंस आएगा। आरबी की वजह से आपका डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ जा रहा है, बाकी पूरा ऑपरेशन क्या है, सेम है अस्टेबल का, एज सेम एज मोनोस्टेबल 555 टाइमर। ठीक, तो अब ऑपरेशन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 कंपैरेटर्स हैं। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि इनिशियली द लेवल इज 0। यहाँ पे इस अगर लेवल की बात करें हम लोग वेव फॉर्म की, क्योंकि आउटपुट वेव फॉर्म है, तो आउटपुट जब आपका 0 है, कब 0 होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ क्यू बार इज इक्वल टू 0। और क्यू बार की 0 वैल्यू कब है, जब आर रीसेट पिन की वैल्यू 0 है। रीसेट पिन की वैल्यू 0 मतलब सेट पिन आपका 1, सेट पिन 1 दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 1। क्यू 1 हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन कंडीशन में। सैचुरेशन कंडीशन मतलब ये आपका कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो आपका ट्रांजिस्टर का जो भी चार्जेस है दैट विल डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। तो कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली फुल्ली डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका ऑपरेशन स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग अगर कैपेसिटर में कुछ भी चार्ज है तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम अब देखिए यहाँ पे आपका at this terminal the value of voltage is 1/3 VCC. At the positive terminal of lower comparator the value of voltage is 1/3 VCC और अपर कंपैरेटर में कितना होता है, 2/3 ऑफ VCC। ठीक है, तो जब इनिशियल कंडीशन में आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, then at the same moment the positive terminal voltage is also decreasing। जो अपर कंपैरेटर का ये देखिए टर्मिनल है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी आपका डाउन हो रहा था। व्हेन दिस वोल्टेज इज लेसर देन 2/3 ऑफ VCC, जब 2/3 ऑफ VCC से ज्यादा लेस हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा डाउन हो गया डिस्चार्ज होते समय, तो अपर कंपैरेटर का आउटपुट क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज विल बी हायर देन पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज। नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई, आउटपुट ऑफ द अपर कंपैरेटर विल बी व्हाट, दैट विल बी 0। तो इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपर कंपैरेटर से। अगर मैं लोअर डायरेक्शन से देखूं तो, इस लोअर डायरेक्शन से अगर मैं जाऊं तो यहां से सेट पिन आपको 0 मिलेगा। अगर लोअर से हम लोग जाएं तो लोअर पिन देखिए किसमें कनेक्टेड है, कैपेसिटर का ये टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ लोअर कंपैरेटर। ठीक है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस लोअर कंपैरेटर इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड वोल्टेज ऑफ VCC, 1/3 ऑफ VCC। So when total voltage across this capacitor after discharging is less than 1/3 of VCC, which is connected at positive terminal. So on that time, positive terminal voltage will be lesser than this negative terminal voltage. And as you know, in case of the comparator, if the positive terminal voltage is higher, output of the comparator will be what? Output of the comparator will be high. High, that means 1. और ये किससे connected है? That is connected to reset pin. So the value of reset pin will be 1. ठीक है, दोनों सेम आ रहा है, set pin is equal to 0 and reset pin is equal to 1. So when reset is 1, the value of Q bar will be 1. जैसे ही Q bar 1, you are getting the higher pulse. Output is high. And when R is equal to 1, Q will be what? Q will be 0. So when it is 0, transistor is not getting any voltage to move it from cutoff region to the saturation region. तो आपका ट्रांजिस्टर कहां पे है, saturation condition में। When the transistor is in saturation condition, it will be disconnected to the supply. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, open circuited. So there is no any connection in between positive supply voltage, this VCC, and the transistor. That means the current drawn with the help of the supply voltage, let the value of that current is I. ठीक है, जो VCC के थ्रू जो करंट जनरेट हो रही है, suppose the value of that current is I. So that current will flow with the help of this resistance RA. First of all, with the help of this resistance RA. फिर जब इस नोड पे आप आते हैं, at node number 7, so this terminal is open circuited. When the terminal is open circuited, the value of current in this particular path will be what? It will be 0 ampere. ठीक है, इधर करंट 0 होगा, that means all the current I will flow across the resistance RB.
फिर आरबी के बाद आप कहाँ गए, आ गए एट द नोड 6, इस पर्टिकुलर नोड पे। यहाँ पे आपके कौन से टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, दूसरा ये इधर इस डायरेक्शन में आपका पाथ है, बट बोथ द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू input terminals of the operational amplifier, and as we know the input impedance of the op amp is infinite. That means the value of the current in this particular path is neglected or approximately 0. तो जितना भी I current आ रहा था that will flow across the capacitor, and with the help of that current the capacitor is charging. तो आउटपुट वेवफॉर्म में देखिए, जब आपका आउटपुट क्या है, हाई है, when the output is high, on that condition this capacitor is चार्ज के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दैट करंट आई के थ्रू आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। कब तक चार्ज होगा ये कैपेसिटर, अब ये देखिए ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अपर कंपैरेटर, और नेगेटिव टर्मिनल किस पे कनेक्टेड है, 2/3 ऑफ वीसीसी। तो इसके पहले यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज हाई था क्योंकि 2/3 ऑफ वीसीसी की वैल्यू हाई थी, बट एज दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग at the moment when the total voltage across this capacitor is more than 2/3 of VCC, जैसे voltage क्या हुआ, more than 2/3 of VCC of total voltage across this capacitor, on that time the positive terminal voltage of upper comparator will be higher as compared to negative terminal voltage. तो जैसे ही positive terminal voltage high होगा, output will be shifted from 0 to 1. कहाँ shift हो गया, from 0 to 1. Now the values of this flip flops are changing. So values क्या change होगी, when it is 1, that means set pin will be equal to 1, Q will be equal to 1, and Q bar is equal to 0. And SR flip flop follows the input at set pin. तो set pin की जब वैल्यू 1 हुई यहाँ पे, Q बार आपका क्या हो गया, 0। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज कहाँ पे है, मोर देन दिस 2/3 ऑफ VCC, द आउटपुट इज शिफ्टेड फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल। तो टोटल वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल इज एट लोअर लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंजेस है, देखिए Q की वैल्यू 1 है, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ Q इज 1, ड्यू टू द सफिशिएंट base voltage to the transistor, now the transistor will move from cutoff region to the saturation condition. Transistor अब कहाँ चला गया, in saturation condition, and when it is in saturation condition, this collector terminal will be connected to pin number 7, and with the help of this pin number 7 it would be connected to the capacitor. ठीक, तो जब ये यहाँ से कनेक्ट हुआ तो जितनी भी सप्लाई करंट आ रही थी that will flow with the help of this capacitor to ground. तो कोई भी करंट कहाँ नहीं जा रही है across this capacitor. Now the capacitor is discharging. कैपेसिटर अब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, किस डायरेक्शन में, थोड़ा क्लीन करते हैं फिर देखते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा। हाँ, तो अब कैपेसिटर किधर जाएगा, कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस आरबी, तो जो कैपेसिटर से करंट फ्लो हुई, रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स क्या मिलेगा इसका, वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली डिक्रीज नहीं हो रहा है टोटल कैपेसिटर वोल्टेज, इट इज टेकिंग सम टाइम। ठीक, क्योंकि ये रजिस्टर के थ्रू का डिस्चार्ज हो रहा है, एंड आफ्टर दिस रेजिस्टेंस इट विल फॉलो द कलेक्टर टू एमिटर पाथ ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड टू द ग्राउंड। ठीक, सो ड्यू टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, आफ्टर सम ड्यूरेशन इट विल गोइंग बैक टू 0th लेवल। ठीक, और 0th लेवल क्या है, 1/3 ऑफ VCC, क्योंकि जैसे ही 1/3 ऑफ VCC से डाउन होगा, फिर से कंपैरेटर आपका कहाँ, देखिए जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज कहाँ डाउन हुआ, अप टू 1/3 ऑफ VCC। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज लेस हो गया, दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे कनेक्टेड है, लोअर टर्मिनल, लोअर कंपैरेटर का 1/3 ऑफ VCC। तो कब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो सकता है, अप टू 1/3 ऑफ VCC तक। इससे जब ज्यादा डाउन हुआ तो अगेन दिस कंडीशन विल फुलफिल, दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज विल बी हाई एट नेगेटिव टर्मिनल, आउटपुट विल बी 1। जैसे ही आउटपुट 1 हुआ, Q बार विल बी इक्वल टू 1, Q बार 1 हुआ, दैट मींस आउटपुट इज हाई। तो जैसे ही 1/3 ऑफ VCC से डाउन हुआ वोल्टेज, आउटपुट आपका फिर क्या हो जाता है, हाई, और जैसे ही आउटपुट हाई हुआ, इस ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ कंडीशन। ट्रांजिस्टर कट ऑफ मतलब यहाँ से कनेक्शन आपका टूट गया, तो कनेक्शन डाउन हुआ, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ दैट करंट आई द कैपेसिटर इज चार्जिंग। तो जैसे 1/3 ऑफ VCC तक आ पाए, उसके बाद कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कब तक,
अप टू 2/3 ऑफ वीसीसी से। 2/3 वीसीसी को हाई हुआ तो सेट पिन आपका फिर से क्या हो जाएगा 1, और फिर आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बीच में स्विंग होते रहता है? आपका आउटपुट वोल्टेज और द कैपेसिटर वोल्टेज इन बिटवीन 2/3 ऑफ वीसीसी टू 1/3 ऑफ वीसीसी, इन दोनों के बीच में स्विंग होते रहता है। इट विल चार्जिंग इन बिटवीन 1/3 ऑफ वीसीसी टू 2/3 ऑफ वीसीसी, and the capacitor is discharging in between 2/3 of VCC to 1/3 of VCC. So this is how we are generating the two different types of the voltage level. तो जब आपका आउटपुट वोल्टेज हाई है, that is called as the on time or the charging time, and when the output voltage is down, then that particular time period is called as the off time or discharging time. ठीक, so this is the operation of a stable multivibrator using 555 timer. कंफ्यूज नहीं होंगे, ये किसका वोल्टेज है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और ये कहाँ का वोल्टेज है? वोल्टेज एट द आउटपुट पिन, जो रीसेट पिन पे यहाँ के थ्रू आउटपुट पिन में आपका कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो किसके थ्रू चार्ज हो रहा है कैपेसिटर? ये चार्जिंग टाइम किसके थ्रू मिल रहा है? सो करंट इज फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RA एंड RB. So with the help of resistance RA and RB, this capacitor is charging, but it is discharging with the help of the resistance RB only. तो किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है? RB। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग इसका फॉर्मुलेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, उस टाइम आपको ये चीज लगेगी। आपको ध्यान रहना चाहिए किसके थ्रू चार्ज हो रहा है, किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, so this is the operation of I-stable multivibrator using 555 timer. Any doubt? ऑपरेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताइए, तो फिर आगे चलते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट। नहीं है कोई डाउट? वेरी गुड। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। आप लोग चले जाइए, जो चीज़ मैं बता रहा था वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक बार थ्योरी पे जाएंगे तो फिर से। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो पूछते भी जाइएगा आप लोग। नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर पल्स विड्थ। जो विड्थ है ये टोटल, ठीक है, ऑन टाइम की, ऑफ टाइम की, टोटल टाइम की, एक्चुअल में इस विड्थ की वैल्यू कितनी होगी बाय कैलकुलेशन, तो वो फॉर्मुलेट करने हम लोग जा रहे हैं। तो जैसा हम लोग करते हैं हमेशा फॉर्मुलेशन के टाइम, उस कंपोनेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है वोल्टेज जनरेट करने के लिए, या हम लोग का आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए। ऐसा सेम चीज था इन केस ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट आपका क्या था? कैपेसिटर। कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से ही हम लोग क्या ले रहे थे? उसका टाइम पीरियड या विड्थ ऑफ द पल्स। Similarly, in case of I-stable multivibrator, the responsible component is capacitor. So we are starting with the charging voltage of the capacitor. ठीक, तो हम लोग का कैलकुलेशन भी वहां से स्टार्ट है। तो लेट्स derive the expression for pulse width. ठीक, so total charging voltage across the capacitor is being calculated with the help of this formula, that is VC is equal to VCC. VCC is the supply voltage, 1 minus e to the power minus t by RC, where RC is what? RC is a time constant. ठीक, so VC is equal to VCC 1 minus e to the power minus t by RC. ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये फॉर्मूले में ऐसा है, थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ इसके वेव फॉर्म को, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये मैं प्लॉट कर देता हूँ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये आपका टाइम पीरियड का एक्सिस है, कब? एट जीरोथ लेवल। कहाँ पे? जीरोथ लेवल में, क्योंकि चार्जिंग टाइम में आपका कहाँ से कहाँ तक है? इस 1/3 ऑफ VCC से लेके 2/3 ऑफ VCC तक, ये है ना आपका चार्जिंग टाइम। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ का नहीं। बट जीरो लेवल आपका कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, एक बार यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे। मान के चलिए हम लोग का टाइम पीरियड क्या है? T1 है यहाँ तक का। T1 पीरियड में यहाँ से चार्ज होने में इतना टाइम लगता है। ये आपका T2 टाइम पीरियड में ये इतना चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे,
इस T1 में T2 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल चार्जिंग टाइम, यहाँ से यहाँ तक चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब 0 पॉइंट से लेके 2/3 ऑफ VCC तक। सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले को यूज करके, सेम फॉर्मूलेशन, इस फॉर्मूले से VC आपका क्या है, फाइनल चार्ज है ना, तो हम लोग पहले 0 को लेवल लेके 2/3 VCC चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड टाइम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले से 0 से 1/3 VCC चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बाद इस पूरे टाइम पीरियड में इस टाइम को हम लोग जब माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये चार्जिंग टाइम। ठीक, मेरे को लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो देखते जाइए क्या है। तो एट टाइम t is equal to T1 this circuit, in circuit the capacitor is charging from 0 to 2/3 of VCC। तो 0 से 2/3 VCC तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, T1 टाइम, हम लोग ये मान के चल रहे हैं T1 टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर वोल्टेज क्या है, 0 रेजिस्टेंस। तो एट t is equal to T1 VC is what, 2/3 of VCC। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको। तो 2/3 of VCC is equal to VC1 minus e to the power minus t की वैल्यू क्या है, t is equal to T1। तो सब्स्टिट्यूटेड हियर द वैल्यू ऑफ स्मॉल t is equal to कैपिटल T1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RC, RC आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट। और कौन सा टाइम ले रहे हैं हम लोग, चार्जिंग टाइम, किसके थ्रू चार्ज हो रहा है। तो देखिए ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, करंट यहाँ से पहले RA पे पास हुई, सेकेंड टाइम RB से पास हो रही है, देन द कैपेसिटर इज चार्जिंग। तो किसके थ्रू चार्ज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RA एंड RB, इसके थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट RC, तो RC विल बी RA प्लस RB इंटू C। ठीक, so time constant is RA plus RB into C। From there calculate the values, यहाँ से VCC VCC कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर, इतना तो आप लोग कर लेंगे, सिंप्लीफाई करिए, फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T1। तो T1 टाइम हम लोग को मिल गया। ये T1 टाइम क्या है, 0 से 2/3 VCC तक चार्ज होने में टाइम पीरियड है। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, टाइम T2 लेके चलते हैं, कहां से कहां तक, 0 से 1/3 VCC तक चार्ज होने में। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड टाइम लेके चल रहे हैं हम लोग, व्हेन t is equal to T2 on that time capacitor is charging from 0 to 1/3 of VCC। मतलब जैसे मैं वहां बनाया था ये, तो ये टाइम कितना लग रहा है, 0 से 1/3 VCC तक जाने में। ठीक है, तो हियर द वैल्यू ऑफ स्मॉल t is equal to कैपिटल T2 एंड VC is equal to 1/3 VCC। इक्वेशन नंबर 1 में फिर से हम लोग रख रहे हैं, तो 1/3 VCC is equal to VCC 1 minus e to the power minus t is equal to कैपिटल T2। टाइम कांस्टेंट आपका सेम है, क्योंकि यहाँ भी आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज ही हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो RA प्लस RB इंटू C। ठीक, तो VCC VCC कैंसिल करिए, फिर से सिंप्लीफाई करिए, फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज 0.405 RA प्लस RB इंटू C। ठीक, तो हम लोग को टाइम पीरियड T1 और T2 यहाँ से मिल गया, बट एक्चुअल में हम लोग का चार्जिंग टाइम है क्या, जिनके बीच फ्लक्चुएट हो रहा है आप लोग का सिग्नल इन बिटवीन 1/3 ऑफ VCC टू 2/3 ऑफ VCC, इसी बीच में आपका सर्कुलेट हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड के, जैसा मैं आपको बताया, इसमें ये वाला टाइम पीरियड माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है, टोटल चार्जिंग टाइम which is denoted as T high is equal to T1 minus T2। तो T1 की वैल्यू ये थी, T2 की वैल्यू अभी हमने ये देखिए कैलकुलेट किया यहाँ से। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ चार्जिंग टाइम, T हाई एक्चुअल में क्या है, हाई फॉर चार्जिंग टाइम ना, इससे ध्यान रखिए, क्या आपका चार्जिंग टाइम। ठीक, तो चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू 0.69 RA प्लस RB इंटू C। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे, आगे कैलकुलेशन में हर जगह आपको यूज होगा। तो चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर इज 0.69 RA प्लस RB इंटू C। ठीक, तो चार्जिंग टाइम हम लोग को मिल गया। अब क्या करना है, हम लोग को डिस्चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या, इनिशियल वैल्यू अब आपकी क्या है, 2/3 ऑफ VCC, क्योंकि यहां से आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, 2/3 ऑफ VCC,
और फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट इज 1/3 ऑफ वीसीसी, क्योंकि यहीं तक आपका डिस्चार्ज हो रहा है, और जैसे ही 1/3 ऑफ वीसीसी से डाउन होगा, अगेन कैपेसिटर इज चार्जिंग। तो इसको कहाँ रखते हैं? एट द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटर। जब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा, सो वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्या होता है फॉर्मूला डिस्चार्जिंग के टाइम पे? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वी फाइनल is equal to V initial, I for initial, into e to the power minus t by tau. So this is the formula for discharging voltage of the capacitor. तो फाइनल वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू देखिए क्या है, 1/3 ऑफ VCC, ये फाइनल वैल्यू जहां तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इनिशियल वैल्यू कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से, दैट इज 1/3 of VCC. So 1/3 of VCC is equal to 2/3 of VCC इंटू ई टू द पावर माइनस टी। लो किस लिए यूज कर रहे हैं? डिस्चार्जिंग के लिए। जैसे वहां चार्जिंग के लिए हम लोग हाई यूज कर रहे थे, यहाँ पे लो फॉर डिस्चार्जिंग। सो टी लो डिवाइडेड बाय टाउ। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग। तो देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज किसके थ्रू हो रहा है? तो डिस्चार्जिंग साइकिल आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो। डिस्चार्ज होने में कौन सा रजिस्टर आ रहा है? रजिस्टर आरबी ओनली है। आर ए तो सेकंड पाथ में है, तो इसके पाथ में नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा? टाइम कांस्टेंट RB into C. So time constant is RB into C. Simplify करिए, so final discharging time will be equal to 0.69 RB into C. इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखेंगे, लगेगा आपको डिस्चार्जिंग टाइम या ऑफ टाइम, कभी कोई बोल दे कैलकुलेट होने में, कैलकुलेट करने के लिए, तो ऑफ टाइम आप इसके थ्रू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.69 RB into C. तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? टोटल टाइम, क्योंकि वही आपकी विड्थ ऑफ द पल्स है। टोटल टाइम क्या होता है? चार्जिंग टाइम प्लस डिस्चार्जिंग टाइम। टोटल टाइम विल बी, that is denoted here as capital T. So capital T is equal to charging time plus discharging time. Charging time है वो क्या? 0.69 RA plus RB into C. What is discharging time? Discharging time is 0.69 RB into C. So final total time will be 0.69 RA plus twice of RB into C. So that's the width of the pulse in case of high stable multi-vibrator using 5 timer. Okay. Now what is the value of frequency of oscillation? So as you know, frequency is inversely proportional to time period. So from there, the frequency of oscillation will be 1.45 RA plus twice of RB into C. इसको 1/0.69 करेंगे सर कैलकुलेट, तो आपका 1.44 से लेके 1.45 इस टाइप से अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, वहां से आप इक्वेशन नंबर 5 के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं एनी पैरामीटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज 1.45 RA plus twice of RB into C, which is also called as the free running frequency of the multi vibrator. So whenever anyone is saying about the free running frequency of the multi vibrator, then that means he is asking about the free running frequency of unstable multi vibrator circuit. So it is independent of supply voltage. देखिए इस फॉर्मूले में कहीं भी सप्लाई वोल्टेज आपका नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, नाउ तो कुछ कुछ पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ पे। ये तो हो गया आपका चार्जिंग टाइम, ये था आपका डिस्चार्जिंग टाइम, ये टोटल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक और पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूटी साइकिल। ठीक है, एक बार में आपको ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप लोग एक बार और जाइएगा इसमें तो बाकी चीजें क्लियर होगी, बस नोट डाउन करते जाइए क्या क्या पैरामीटर है। तो वन मोर पैरामीटर इज कॉल्ड एज द ड्यूटी साइकिल। व्हाट इज ड्यूटी साइकिल? इट इज द रेशियो ऑफ द charging time to the total time of the multi vibrator. So the ratio of charging time या on time to the total time of the multi vibrator is called as the duty cycle. तो उसका ड्यूटी साइकिल कितना है यहीं से पता चलता है। तो कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया रहेगा ड्यूटी साइकिल इस सर्किट का इतना है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ 555 टाइमर। ठीक है, तो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू द टोटल टाइम ऑफ द टाइमर। कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको? परसेंटेज ऑफ डी, so that is equal to T high, which is called as the charging time,
डिवाइडेड बाय कैपिटल टी विच इज योर टोटल टाइम। कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम, एंड टोटल टाइम क्या था आपका, चार्जिंग टाइम प्लस डिस्चार्जिंग टाइम इंटू 100। तो टी आई है आपका आर ए प्लस आर बी, total time is RA plus twice of RB multiplied by 100. So that is the value of duty cycle. ठीक है, बट इस ड्यूटी साइकिल में इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए आपका ड्यूटी साइकिल कितना होगा, एटलीस्ट मोर देन 50%। दिस सर्किट कांट बी यूज्ड फॉर अ ड्यूटी साइकिल लेस देन और इक्वल टू 50%। तो लेस देन या इक्वल टू 50% ड्यूटी साइकिल पॉसिबल नहीं है with the help of this type of the circuitry in case of astable multivibrator। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो कभी कोई बोले you have to design a stable multivibrator for a duty cycle of 40%। ठीक है, तो जैसे ही आप 40% बोले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए इस सर्किट के थ्रू आप 40% ड्यूटी साइकिल अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सर्किटरी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए चार्जिंग किसके थ्रू हो रहा है, चार्जिंग इज विद द हेल्प ऑफ आर ए एंड आर बी, और डिस्चार्जिंग किसके थ्रू हो रहा है, सिर्फ आर बी के थ्रू। ठीक है, सो ऑलवेज यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल मोर देन 50%। ठीक है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ड्यूटी साइकिल लेस देन 50% कैन नॉट बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट और दिस रिलेशनशिप। ऑल्सो 50% ड्यूटी साइकिल which corresponds to a square wave can be achieved only if RA is equal to 0। कब अचीव कर सकते हैं, जब इनमें से RA की वैल्यू 0 हो जाए, तभी उस कंडीशन में किसके थ्रू चार्ज होगा, RB के थ्रू चार्ज होगा, और RB के थ्रू ही डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वेव में चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्चार्जिंग टाइम। पर्टिकुलर वेव में जो आपका अपर टाइम है और लोअर टाइम अगर दोनों सेम है तभी आप स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए दोनों आपका जो टाइम पीरियड है सेम होना चाहिए, ऑन टाइम और ऑफ टाइम। कब होगा, जब आर ए की वैल्यू 0 हो जाए सर्किट, तभी आप ये अचीव कर सकते हैं। बट आर ए की वैल्यू 0 होना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। किसी भी एंगल से सर्किट डिजाइनिंग के लिए आप आर ए की वैल्यू 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कोई पूछे तो, इफ यू विल मेक द आर ए 0 on that condition this transistor will be directly connected to the supply voltage, and due to that excessive voltage this transistor will be completely burn out। ठीक है, सप्लाई से जैसे ही कनेक्ट होगा आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए हम लोग का आर ए वहां पर है। तो कब स्क्वायर वेव कैसे जनरेट करें, ठीक है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी नीड टू मॉडिफाई द सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। इस सर्किट के थ्रू 50% ड्यूटी साइकिल या उससे बिलो अचीव नहीं कर सकते। 50% कब अचीव होगा सर्किट में, जब इस आर ए की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि तभी आपका आरबी के थ्रू चार्ज होगा और आरबी के थ्रू ही डिस्चार्ज होगा, क्योंकि स्क्वायर वेव में आपको पता है चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्चार्जिंग टाइम। ठीक, बट आर ए 0 हो सकता है क्या, मैं आपको अभी बताया, आर ए आप 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज से, एंड इफ द ट्रांजिस्टर विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई वोल्टेज इट विल बी कंप्लीटली बर्न आउट, so it will not be able to perform any kind of the operation। ठीक है, so we need to modify the circuit। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो देखिए आगे मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। we need to modify the circuit in this particular way। ये सर्किट कब यूज करेंगे, in the case of 50% duty cycle। तो whenever you want a 50% duty cycle or you want to generate a square wave, you need to use this kind of the circuit। अगर ये तो टाइमर के थ्रू है, अगर मैं इसी में चेंजेस करूं सर्किट में, यहीं पर तो आप क्या करेंगे, इस आरबी के क्रॉस यू नीड टू कनेक्ट वन डायोड। ठीक है, आरबी के क्रॉस आप क्या कनेक्ट कर देंगे, डायोड कनेक्ट कर देंगे। क्या होगा इससे, कैपेसिटर विल चार्ज, so first of all the current will flow with the help of resistance RA। ये पाथ तो आपका ओपन था जब चार्ज हो रहा है आपका कैपेसिटर। तो when the current will flow across this resistance RA it will make a voltage drop and initially there is no any charge across this capacitor। कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, but here the value of voltage is higher। तो नेगेटिव टर्मिनल में आपका कोई भी वोल्टेज नहीं डायोड के, और पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल
that means the diode will be acting like a short circuit. डायोड क्या हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स द करंट विल फ्लो विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड पर्टिकुलर पाथ एंड द कैपेसिटर इज चार्जिंग. तो डायोड के थ्रू आपकी करंट पूरी पास होगी और कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग कंडीशन. नाउ इन द सेकेंड फेज व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, जब कैपेसिटर आपका कंप्लीटली क्या हो गया, चार्ज हो गया या मोर देन 2/3 ऑफ VCC को अचीव कर लिया, अब क्या होगा ऑन दैट कंडीशन, एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड the value of voltage is higher as compared to this positive terminal. नेगेटिव के कंपेयर में क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज, नेगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज हाई एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल. सो नाउ ऑन दैट टाइम दिस डायोड विल बी ओपन सर्किटेड. तो जब डायोड आपका ओपन सर्किट है तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ दैट रेजिस्टेंस RB. तो चार्ज किसके थ्रू हुआ, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RA, एंड कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग with the help of resistance RA. So if the value of RA is equal to RB and diode is connected in parallel with this resistance RB, then on that condition we may use the circuit for the generation of square wave or for achieving 50% ड्यूटी साइकिल. तो क्या करेंगे आप, एक डायोड आप कनेक्ट कर देंगे इसके RB के क्रॉस, तब आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा. तो कभी कई बार आता है इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, यू नीड टू जनरेट अ स्क्वायर वेव. ड्यूटी साइकिल आपको नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या लगेगा, यू नीड टू जनरेट अ स्क्वायर वेव फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज. तो जैसे ही उसने लिखा स्क्वायर वेव, तो आपको खुद ये समझ जाना है कि स्क्वायर वेव के लिए ही ड्यूटी साइकिल क्या होती है, 50% हो रही है. मतलब क्वेश्चन में 50% ड्यूटी साइकिल की बात हो रही है. और जैसे ही 50% ड्यूटी साइकिल की बात आ रही है, दूसरा चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि सर्किट को आपको मॉडिफाई करना है. किस टाइप से मॉडिफाई करना है, एक डायोड कनेक्ट करना है इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस RB. तो अगर ये दो चीजें आप कर लेते हैं तो आपका पूरा सोल्यूशन इजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा. और सॉल्व चेक करने वाला भी पहले यही देखेगा कि आपने ये डायोड कनेक्ट किया है कि नहीं, वहीं से उसको पता चल जाएगा यू आर एबल टू जनरेट 50% ड्यूटी साइकिल और नॉट. ठीक, तो स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, you need to connect a diode in parallel with resistance RB, and the second condition is the value of both resistance should be same, RA is equal to RB. तभी चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम सेम होंगे. तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, 50% ड्यूटी साइकिल और स्क्वायर वेव. सेकंड चीज क्या है, जो आपका इनिशियल सर्किट था वो कहाँ यूज कर सकते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल इज मोर देन 50%. थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट we need to do if the value of duty cycle is less than 50%. ठीक है, less than 50% के लिए आप क्या करेंगे, तो for less than 50% duty cycle the value of resistance RB should be greater than resistance RA. Then only on that condition you need to achieve the duty cycle lesser than 50%, and it is compulsory to connect one diode in parallel with resistance RB. तो अगर ऐसा कनेक्शन आपने किया तब डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स के लिए आप सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं. इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे. ये चीज क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिए, ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको ये क्लियर हो रही है कि नहीं. किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए. ठीक है भाई, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं क्लियर है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि सभी को ये चीज क्लियर होगी. ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेशन एंड अबाउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ड्यूटी साइकिल. आगे चलते हैं. ये वही ड्यूटी साइकिल का कैलकुलेशन है फॉर 50% के लिए. तो क्या है 50% के लिए, तो देखिए जब सर्किट में चार्जिंग टाइम है तो RA के थ्रू आप कहां से पास हो गए, विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड एंड कैपेसिटर इज चार्जिंग. ठीक है, तो हाई टाइम आपका क्या है, 0.69. क्या था चार्जिंग टाइम, 0.69 RA प्लस RB इंटू C. जब ये डायोड कनेक्ट नहीं था, RA प्लस RB इंटू C. बट अभी कनेक्ट किसके थ्रू करंट पास हो रही है, विद द हेल्प ऑफ डायोड. तो RB क्या हो गया, 0. तो 0.69 RA इंटू C जिसके थ्रू चार्ज हो रहा है. डिस्चार्जिंग टाइम इज व्हाट, 0.69 RB into C. Why? Because capacitor is discharging with the help of resistance RB. So discharging time is 0.69 RB into C. So total time is what? T high plus T low. So 0.69 RA
plus RB into C. What is the value of frequency of oscillation? F naught is equal to 1 by T, so that will be equal to 1.45 RA plus RB into C. And duty cycle is on time divided by total time. On time is what? On time is ये आपका RA plus RB and total time is what? RA plus RB. T high नहीं 0.69 क्या था? High time is 0.69 RA into C. तो यहाँ पर ऐसे है कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ, कुछ मॉडिफिकेशन है क्या देख लेते हैं. ऑन टाइम इज 0.69 RA into C and total time is what? Total time ये आपका 0.69 RA plus RB into C. तो C और C कैंसिल आउट, 0.69 कैंसिल आउट. तो मतलब ये यहाँ पे मिस्टेक है. तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं. So duty cycle will be RA divided by RA plus RB into 100. So that is the value of duty cycle in case of 50% duty cycle. जब 50% duty cycle के लिए आप सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक है. क्योंकि जब RA is equal to RB होगा यहाँ पे, when the value of resistance RA is equal to RB, तो क्या हो गया 1 divided by 2. So that will be equal to 50%. 0.5 into 100, so 50%. For RA is less than RB, the duty cycle is less than 50%. ठीक है, मैं वहां RB बोल दिया, नहीं RA की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेंगे. For RA less than RB, the value of duty cycle will be less than 50%. So you need to increase the value of RA whenever you want to make the duty cycle less than 50%. So this is the circuit. तो कभी भी देखिए ये चीज बस कंपैरिजन में ध्यान रखिए, आप 50% से ज्यादा है डायोड आपको यूज नहीं करना है. जो इनिशियल स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की सर्किट है वही यूज करेंगे. अगर 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए या उससे कम चाहिए, आपको डायोड यूज करना है सर्किट में. 50% के केस में क्या होगा, RA इज इक्वल टू RB होगा. और जब 50% से कम चाहिए, डायोड तो है ही, RA की वैल्यू सेकंड कंडीशन क्या है, RA की वैल्यू RB से कम होनी चाहिए. तो 50% से लेस देन ड्यूटी साइकिल आप अचीव कर लेंगे, ठीक है. आई होप दैट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, डिजाइन अ 555 टाइमर एज एन अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर with an output frequency of 1 kilohertz, 75% duty cycle, use capacitance as 0.1 microfarad. ठीक, तो ये चीज आपको दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रहा है. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दिया. हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख चुके हैं, 1.45 डिवाइडेड बाई RA प्लस ट्वाइस ऑफ RB इंटू C. ये फ्रीक्वेंसी का हम लोग का फॉर्मूला है. क्यों मैं इस फॉर्मूले को यूज किया, क्योंकि देखिए सबसे डायरेक्टली हम लोग को कहाँ जाना है, ड्यूटी साइकिल में. ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 75%. 75% ड्यूटी साइकिल का मतलब जो आपका इनिशियल सर्किट था विदाउट डायोड, आपको वो यूज करना है. तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप इनिशियल फॉर्मूला यूज करिए, ड्यूटी साइकिल के लिए भी आप लोग इनिशियल फॉर्मूला यूज करिए. और दोनों फॉर्मूले के थ्रू आपका अननोन पैरामीटर क्या था सर्किट में, अननोन पैरामीटर आपके पास है RA, RB, क्योंकि और थर्ड 3 ही आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है ना, टाइमिंग कंपोनेंट्स. क्या है, RA है, RB है और कैपेसिटर है. कैपेसिटर की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब अननोन पैरामीटर आपके पास क्या हुए, RA एंड RB. आपके पास 2 इक्वेशन है, एक फ्रीक्वेंसी का, दूसरा ड्यूटी साइकिल का, और 2 अननोन्स भी है. इजिली आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन. ठीक, तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 1 किलोहर्ट्ज, ड्यूटी साइकिल दिया हुआ था 75%. तो मैंने क्या यूज किया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दिया 1.45 RA प्लस ट्वाइस ऑफ RB इंटू C. कैपेसिटर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहां पे, या तो अभी सब्स्टिट्यूट नहीं किए हैं तो इससे इक्वेशन नंबर 1 आ गया. फिर ड्यूटी साइकिल का इक्वेशन ले लीजिए, 75% ड्यूटी साइकिल, तो 0.75 RA प्लस RB डिवाइडेड बाई RA प्लस ट्वाइस ऑफ RB. वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. तो RA और RB में आपको रिलेशनशिप मिल गया, RB इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ RA.
इसको कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दिस इज द फाइनल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सर्किट आपको विदाउट डायोड डिजाइन करना है। क्यों डिजाइन करना है? 75% ड्यूटी साइकिल है। ये चीज मत भूलिएगा, कभी भी डिजाइन का क्वेश्चन आए, फाइनली यू नीड टू डिजाइन अ सर्किट, देन ओनली योर सॉल्यूशन वुड बी कंप्लीटेड। So this is the solution of question number 1. Is it clear? Is it clear to all of you or not? Yes, sir. Yes. Very good. एक और क्वेश्चन में चलते हैं बहुत जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिजाइन अ 555 बेस्ड स्क्वायर वेव जनरेटर टू प्रोड्यूस अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव of frequency 1 kilohertz if VCC is 12 volt. Draw the voltage across timing capacitor and output. कई बार आया है एग्जाम में, तो जो मैंने आपको अभी तक बताया था उससे क्लियर होगा ये चीज। देखिए कहीं भी हम लोग ड्यूटी साइकिल की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, कहीं भी ड्यूटी साइकिल है क्या? नहीं है। दूसरा चीज आपको क्या पता है, आपके पास अननोन पैरामीटर क्या क्या है? आर ए है, आरबी है और कैपेसिटर है। तो कभी भी ये 3 पैरामीटर है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू दिया हुआ है देन वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है यू नीड टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली यू नीड टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? अननोन आर ए एंड आरबी, ये 2 पैरामीटर आपके पास अननोन बचे। आपको दिया क्या है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बट दूसरा नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपका एक एक्सप्रेशन तो मिलता है, बट दूसरे एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे? तो मैं आपको पहले ही बताया क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ड्यूटी साइकिल किसी ना किसी तरीके से आपको दी हुई रहेगी। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 75% दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ है कि सर्किट एक स्क्वायर वेव जनरेटर है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर्किट क्या है? एक स्क्वायर वेव जनरेटर है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव प्रोड्यूस कर रहा है। और सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल इज 50%। डायरेक्टली आपको माइंड यहाँ पे जाना चाहिए कि स्क्वायर वेव की बात हो रही है, मतलब ड्यूटी साइकिल 50% की बात हो रही है। ठीक है, अब इजी हो गया आपका। 2 इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी से एक ड्यूटी साइकिल से। 2 अननोन है आपके पास, आर ए और आर बी, सॉल्व कर लीजिए। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए 50% के लिए क्या होगा? हमेशा आर ए इज इक्वल टू आर बी होगा, ये चीज भी ध्यान रखें, ठीक है, हमेशा आर ए इज इक्वल टू आर बी होगा। डायरेक्टली सोल्यूशन देख लीजिए इसका क्या है। सो देखिए जैसे फॉर ए स्क्वायर वेव चार्जिंग टाइम मस्ट बी इक्वल टू डिस्चार्जिंग टाइम। ठीक, चार्जिंग टाइम हमेशा आपका डिस्चार्जिंग टाइम के सेम होगा। Therefore चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रजिस्टर मस्ट बी इक्वल। जो चीज मैं आपको बताया था इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। स्क्वायर वेव के केस में चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम सेम है, मतलब आर ए और आर बी दोनों आपके सेम है। फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिया हुआ है? 1 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, तो आप यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे वे हैं सॉल्व करने के, या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से जाइए या तो टाइम पीरियड के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे, पहला वे तो आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन से हम लोग करके देखे थे। दूसरे वे से देखते हैं इसको। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के थ्रू वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम पीरियड। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 मिली सेकेंड। तो स्क्वायर वेव के केस में क्या होता है? चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्चार्जिंग टाइम, और ये क्या आपको क्या दिया हुआ था? टोटल टाइम। तो मतलब चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग क्या हो गया? जस्ट हाफ, सो टी बाई 2, that means 0.5 millisecond. तो चार्जिंग टाइम 0.5 मिलीसेकंड एंड डिस्चार्जिंग टाइम इज आल्सो 0.5 मिलीसेकंड। पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे डिस्चार्जिंग टाइम क्या होता है? 0.69 आरबी इंटू सी, 0.69 आरबी इंटू सी, या ये भी आप लिख सकते हो 0.69 आर ए इंटू सी, क्योंकि इन केस ऑफ 50% ड्यूटी साइकिल किसके थ्रू चार्ज हो रहा है? आर ए के थ्रू चार्जिंग है और आरबी के थ्रू डिस्चार्जिंग है। तो 0.69 आरबी इंटू सी, तो क्या आ गया यहाँ से? ये वैल्यू हमने चूज कर लिया। वैल्यू कैपेसिटर का कितना वैल्यू चूज किए? 0.1 माइक्रोफैराड, रख दीजिए इसको यहाँ पे। सो फाइनली यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आरबी। ठीक, स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए क्या होगा? आरबी इज इक्वल टू आर ए, तो 7.25 का वो भी रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर 7.25 का अवेलेबल नहीं है तो 100 हो, और 10 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करिए, आपका ये सर्किट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका पार्ट डिजाइन वाला कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक चीज और दिया हुआ है कि ड्रॉ दी वोल्टेज अक्रॉस टाइमिंग कैपेसिटर एंड दी आउटपुट। तो ये आपका कैपेसिटर का वोल्टेज है और ये आउटपुट टर्मिनल। तो आउटपुट टर्मिनल में तो आपको एक स्क्वायर वेव जनरेट करना है। अब स्क्वायर वेव जनरेट कर दीजिए।
चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम आपका क्या है 0.5 और ये भी क्या हो गया 0.5 और टोटल टाइम 1 मिली सेकेंड। यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग का जो स्क्वायर वेव किससे किसके बीच में शिफ्ट होता है, इन बिटवीन 2/3 ऑफ वीसीसी टू 1/3 ऑफ वीसीसी, इनके बीच में शिफ्ट हो रहा है। तो जो ये वीसीसी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आउटपुट प्लॉट करना है, इसी वजह से वीसीसी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना आप वेवफॉर्म प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका अपर लिमिट क्या हो गया 2/3 वीसीसी, वीसीसी इज 12 वोल्ट, so 2/3 into 12 that is equal to 8 volt. Similarly, lower limit is 1/3 of VCC, so 1/3 into 12 that is equal to 4 volt. तो इसके बीच में ये चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज, देन अगेन चार्ज और डिस्चार्ज. So this is the waveform which would be drawn with respect to this particular circuit. So I hope these questions would be clear to all of you. Any doubt? तो डाउट है कि यहां तक? वेरी गुड। तो यहां से आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। लास्ट टॉपिक एक हम लोग को बचा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। सो दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3। इसके बाद आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। So thank you so much for today and paste your attendance on chat box. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.